जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आ रही है। हमने इसके पहले भारतीय इतिहास खंड के प्रश्नों का अध्ययन किया। हम कल से भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में कल हमने 66वीं और 65वीं बीपीएससी के प्रश्नों को देखा। आज हम 64वीं बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों को और उससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विधि मंत्री, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो ये न्यायाधीश होता है, यह जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है उसी को यह अपना त्यागपत्र देता है। तो यह किसके द्वारा नियुक्त होता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन ए सही है। कहने का मतलब यह है कि त्यागपत्र उसी पदाधिकारी को दिया जाता है जिसके द्वारा वह नियुक्त किया जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को त्यागपत्र देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन सी बीडी शर्मा, ऑप्शन डी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति के बारे में यहां प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर है ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर। देखिए, जो पिछड़ी जाति आयोग, प्रथम पिछड़ी आयोग का जो गठन किया गया था वह 1953 में काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अनुशंसा करी थी। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला यह पहला आयोग था। इसके आगे 1992 में जब इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो कोर्ट सरकार को यह निर्देश देता है कि सरकार लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश करने के लिए एक अस्थायी निकाय का गठन करे। इन निर्देशों का अनुपालन करते हुए संसद ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित करते हुए एनसीबीसी का गठन किया। लेकिन 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके पहले एनसीबीसी जो एक सांविधिक निकाय था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की बात करी गई है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। देखिए, हम अब राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। केंद्र के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, इसकी शक्तियों, इसके गठन और इसके सदस्यों की नियुक्ति इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन उसके अध्यक्ष और सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान में ये जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। कहने का मतलब यह है कि संविधान में जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष की आयु से कम का, 21 वर्ष से आयु से कम का, 25 वर्ष से कम का और 30 वर्ष से कम का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहां बात ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सदस्य की हो रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर है 25 वर्ष। बाकी ऑप्शंस पे देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज होता है वह 30 साल होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, मतलब मुखिया बनने के लिए या प्रधान बनने के लिए जो मिनिमम आयु चाहिए होता है वो 21 वर्ष होता है। लेकिन वोटिंग के लिए मिनिमम आयु जो चाहिए होता है वह 18 वर्ष होता है। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति की आयु होती है न्यूनतम वह 25 वर्ष होनी चाहिए। अभी तक जो संपन्न सभी लोकसभा चुनाव में जो सबसे युवा सांसद अब की बार की लोकसभा से है, यह बीजू जनता दल की जो सांसद हैं कुमारी चंद्राणी मुर्मू जी, वो मात्र 25 वर्ष 11 महीने की आयु में ये सांसद बनने वाली सबसे कम आयु की सांसद है, महिला है। राज्यसभा हेतु जैसा कि हमने देखा 30 वर्ष चाहिए, ग्राम पंचायत हेतु 21 वर्ष चाहिए। इसके साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहां प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है यह कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित मुद्रा वाले अधिपत्र के साथ नियुक्त करेगा। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताता है। वह कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करेगा और इसी में उसके पद त्याग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। पद त्याग का तरीका क्या होगा उसके बारे में बताता है। कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकेगा, लेकिन इसी में यह भी बताया गया है कि राज्यपाल की जो पदावधि होगी वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की होगी, परंतु अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी राज्यपाल तब तक पद पे मतलब बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 157 जो है वह कहता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास 2 अर्हताएं होनी चाहिए। पहला कि वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यहां पे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं क्या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो उत्तर है अनुच्छेद 330 है। अब देखिए, अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों को आरक्षित किया जाएगा। इस अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। आगे इसके बारे में हम देखेंगे। अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नामित करने के संदर्भ में प्रावधान दिया गया है। अब देखिए,
भारत के संविधान में अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 दिखाई तो देते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुच्छेद 332 है, इस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी समुदाय से संबंधित स्थानों के आरक्षण की बात करी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद ये डैश है। ठीक है, ऑप्शन ए संसद का हिस्सा नहीं होता है, ऑप्शन बी संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, ऑप्शन डी संसद में वोट दे सकता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, क्योंकि ये जो संसद बनता है, ये जो संसद बनती है, यह राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बनती है। अब देखिए भारतीय संसद के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए भारतीय संसद भारत का एक सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद जैसा कि हमने बताया भारत के राष्ट्रपति, और राज्यसभा जिसे राज्यों का सदन या उच्च सभा कहते हैं, लोकसभा जिसे निम्न सभा या लोगों का सदन कहते हैं, उससे बना हुआ एक निकाय है। राष्ट्रपति चूंकि विधायिका के प्रमुख के रूप में है, इसलिए उसे संसद को बुलाने का, उसके संसद सत्र को बुलाने का, सत्रावसान करने का अधिकार है। लोकसभा के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए लोकसभा का जो गठन किया जाता है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है। इस लोकसभा संविधान में यह कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होगी। इसमें से 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य यूटीज का, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो लोकसभा के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों का जो वितरण किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात भारत के सभी राज्यों में संभवतः समान होगा, व्यवहारतः समान होगा। अब हम राज्यसभा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 238 सदस्य राज्यों से तथा बाकी के जो है कि 12 सदस्य ये राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनके जो नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनको प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है और जो राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति का भी चुनाव करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? राज्य सरकारों को निर्देश की बात कहां करी गई है? डीपीएसपी में करी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में करी गई है। ठीक है, डीपीएसपी में करी गई है। डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 48 के बारे में देख लेते हैं और अनुच्छेद 50 के बारे में देख लेते हैं, चूंकि यह डीपीएसपी से ही संबंधित है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि गायों, बछड़ों या अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा राज्य, और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलगाव रखेगा। ठीक है, अब हम डीपीएसपी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए डीपीएसपी की जो अवधारणा है सबसे पहली बार यह स्पेन में उपजी थी। स्पेन के संविधान से यह कहां पहुंचती है? यह आयरलैंड पहुंचती है
और आयरलैंड के संविधान में यह अनुच्छेद 45 में यह शामिल किया गया था। और यहां से, यही आयरलैंड से ये कहां पहुंचती है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंचती है। ठीक है। भारत के संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या डीपीएसपी को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 36 में, डीपीएसपी के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। और अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी के क्या उद्देश्य हैं, इसका उद्देश्य लोगों के सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका बताया गया है। और यह कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इनका पालन करेंगे। अब कई बार हम देखते हैं कि जैसे डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की जब बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके विपरीत डीपीएसपी का दायरा बहुत बड़ा है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ एक बृहद स्तर पर कार्य करता है। डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय अपने ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार अपनी प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वो राज्य पर सीमाओं के रूप में कार्य करती हैं। दूसरी ओर ये जो डीपीएसपी हैं वो सकारात्मक निर्देश हैं, लेकिन साथ ही साथ ध्यातव्य ये है कि डीपीएसपी कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं, लेकिन डीपीएसपी मौलिक अधिकार का अधीनस्थ नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम कुछ सिद्धांतों का वर्गीकरण देख लेते हैं। जैसे डीपीएसपी में को किन सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 सिद्धांत हैं, समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है और एक सिद्धांत कहा जाता है उदार और बौद्धिक सिद्धांत कहा जाता है। इसी के अंतर्गत डीपीएसपी का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। एक केस हुआ था 1991 में, ये केस महत्वपूर्ण है कुछ फैक्ट्स के लिए। 1951 में एक केस हुआ था चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट। उसमें यह कहा गया कोर्ट द्वारा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में यदि किसी प्रकार का टकराव होता है तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पर प्रभावी होगा। इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है, अभी की स्थिति यह है कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पर उच्चतर है, लेकिन यदि संसद डीपीएसपी के तत्वों को, सिद्धांतों को, उससे संबंधित नीतियों को यदि लागू करता है तो वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन जैसा कि बताया गया, कोई भी संशोधन किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर के विपरीत नहीं होगा। ठीक है। डीपीएसपी के बारे में हमने काफी विस्तार से देखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की इस संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1987। देखिए, जो ये सरकारिया कमीशन है, पूर्व न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में यह गठित करी गई थी। यह जून 1983 में गठित करी गई थी और अक्टूबर 1987 में यह अपना सिफारिश देता है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में ये जो अपना राय देता है उसमें से अधिकांश लगभग 247 यह राय देता है या सिफारिश करता है। इसमें से लगभग 180 को स्वीकार कर लिया गया है। केंद्र राज्य संबंधों से कुछ अन्य प्रशासनिक हम आयोगों को देख लेते हैं। जैसे पहला जो है प्रशासनिक सुधार आयोग है। इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई जी थे। एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी 1969 में। उसने एक राजमन्नार समिति गठित करी थी डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में, और उसने भी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु समीक्षा उसने किया था। एक आयोग है मदन मोहन पुंछी आयोग, 2007 में इसे केंद्र सरकार ने गठित किया था और इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। ठीक है। यह महत्वपूर्ण आयोग है।
अगला प्रश्न है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी वर्ष 2000। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न ध्यान देकर पढ़िएगा, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? जबकि 1953 में आंध्र प्रदेश का पहला स्टेट था जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर 1956 है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए हुआ क्या कि जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत कमीशन की नियुक्ति करी। उसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। उस आयोग ने, मतलब भाषाई प्रांत आयोग ने, या एसके धर कमीशन भी इसको कहते, उसने कही कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे बहुत असंतोष फैला। जब असंतोष फैला तो कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में ही एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। चूंकि इनके नाम पर इसे जेवीपी कमेटी भी कहते हैं। इसने अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट दिया और इसने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को खारिज कर दिया। इसी बीच 1953 में चूंकि पहला राज्य गठित हो गया था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, जब यह राज्य गठित हुआ तो इसकी देखा देखी अन्य देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी मांग आने लगी। परिणाम स्वरूप विवश होकर सरकार ने दिसंबर 1953 में एक फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करी। इसे फजल अली कमेटी भी कहते हैं। इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करी और इसने व्यापक रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार किया, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य का जो मांग था उसको खारिज कर दिया। अंततः राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है और इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। जो 4 श्रेणी के राज्य थे, क ख ग घ, जिनको जो राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था 4 श्रेणियों में, उनको समाप्त कर 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाए गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? किस वर्ष आया था? 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कब आया था झारखंड राज्य? 3 स्टेट उस साल एक ही साथ कुछ दिनों के अंतर पे आए थे। वर्ष 2000 में, इसका सही उत्तर है वर्ष 2000 में। देखिए 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ निकला था। ठीक है, फिर उसके बाद 9 नवंबर आता है। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड निकलता है। उसके बाद 15 नवंबर आता है। 15 नवंबर 2000 को साउथ बिहार, हम बिहार कहेंगे, बिहार के दक्षिणी हिस्से से झारखंड निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग अधिकांश परीक्षाओं में अधिकांश बार यह पूछा जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 269, ऑप्शन सी अनुच्छेद 268, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। वित्त आयोग, बहुत आसान सा प्रश्न है, अनुच्छेद 280। अब हम वित्त आयोग के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 280 का जो क्लास 1 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हो, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस आधार पर परंपरा यह बनी कि जो पिछला वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्ष के भीतर ही अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अभी 15वां वित्त आयोग अपना चल रहा है। ठीक है, तो जैसे चूंकि ये 5 वर्ष समाप्त नहीं होगा इसका कार्यकाल, इसके पहले ही इसका कार्यकाल कब से कब तक है?
2020 से लेकर 25 तक है, तो ये समाप्त नहीं होगा, इसके पहले ही 16वां वित्त आयोग गठित हो जाएगा, यह कहने का इसका मतलब है। ठीक है, तो अब देखिए वित्त आयोग है क्या? वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है और यह सलाहकारी निकाय है मात्र। कई बार प्रश्न यह पूछ सकता है कि क्या यह मतलब अर्ध न्यायिक है या न्यायिक है या सांविधिक है, कैसा है? ठीक है, तो ये है। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 22 नवंबर 2017 में, जबकि 14वां वित्त आयोग अपने कार्यकाल में था, उसी समय एनके सिंह की अध्यक्षता में एक 15वां वित्त आयोग गठित कर दिया गया था। हम थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, 14वां कौन था या 10वां का, ये सब एग्जाम में पूछता है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत जी थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी जी थे, जिनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक था। अब हम वित्त आयोग की संरचना के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यह कहता है, आर्टिकल 280 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों हेतु कुछ अर्हताएं संविधान में निश्चित करी गई हैं। इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा जो सार्वजनिक तथा लोक मामलों का जानकार होगा, लेकिन इसके 4 सदस्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला, या तो प्रशासन या वित्तीय मामलों या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इसका सदस्य बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम वित्त आयोग के कार्य और उसके दायित्वों के बारे में देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग सिफारिश करता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि संघ और राज्यों के बीच जो करों की शुद्ध प्राप्तियां हैं, जो कर प्राप्त किए गए हैं, उनको किस रीति से वितरित किया जाए और राज्यों के बीच ऐसे आवंटन कैसे किए जाए, या राष्ट्रपति द्वारा अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के वित्तीय हित में हो, उस पर भी यह कार्य करता है। आयोग अपनी जो रिपोर्ट सौंपता है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि आयोग अपनी जो रिपोर्ट सौंपता है यह राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और राष्ट्रपति चूंकि रिपोर्ट सौंपा जा रहा है तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, संसद का मुखिया है एक तरीके से, तो वह संसद के दोनों सदनों पे रखता है। ध्यान रखने वाली बात है कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह एक सलाहकारी निकाय है, अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है, तो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है वह केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। इसे मानना या न मानना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए विधि मंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के द्वारा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात करी गई है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अब हम भारत के महान्यायवादी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। जो ये एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है, यह संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है और देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति की और इसकी पात्रता के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सलाह पर करी जाती है। ठीक है, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, पात्रता क्या है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य मतलब या तो वह पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद या तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक कार्य किया हो मिनिमम, या 10 वर्ष तक उसने उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या राष्ट्रपति के मत में वह न्यायिक मामलों में एक योग्य व्यक्ति हो, न्यायविद हो एक। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इसकी पद की अवधि है, इसके कार्यकाल की अवधि है, वह संविधान तय नहीं करता है। जब तय नहीं करता है तो इसके निष्कासन की प्रक्रिया भी संविधान में नहीं बताया गया है कि कैसे निष्कासन होगा, उसका आधार क्या होगा। कुल मोटी मोटी बात यह है कि जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा वह किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसके कर्तव्य क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं? महान्यायवादी ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। कानूनी रूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति उसे सौंपता है वह कार्य करता है।
भारत सरकार की ओर से वह उन सभी मामलों में शामिल होता है जिसमें भारत सरकार एक पक्षकार के रूप में है। वह सर्वोच्च न्यायालय में भी शामिल हो सकता है या उच्च न्यायालय में भी वह उपस्थित हो सकता है, शामिल हो सकता है, सरकार की पैरोकारी कर सकता है। ठीक है। संविधान, इसके अतिरिक्त यह है कि संविधान द्वारा उसे प्रदत्त और जो भी कार्य दिए जाए उसको करना है। इसके अधिकार और सीमाओं की जब हम बात करते हैं तो इसे वोट देने के अधिकार के बिना, वोट देने के, जैसा कि पहले बताया कि यह संघ कार्यकारिणी का सदस्य है, संघ कार्यकारिणी का हिस्सा है, सदस्य नहीं, संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। तो इसे संसद के दोनों सदनों में, उसकी संयुक्त बैठक में, संसद की किसी भी समिति में जिसे उसे नामित किया गया है उसमें बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ एक सांसद को जो विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां मिलती हैं वो इसे भी मिलती हैं। चूंकि यह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए यह निजी कानून अभ्यास भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इसे कि वह भारत सरकार के खिलाफ न तो किसी मामले में वह किसी कोर्ट में शामिल होगा, न तो वह कोई सलाह देगा। ठीक है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि राज्यों में आर्टिकल 165 के अधीन एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है इसी पद के सापेक्ष। तो आज हमने 64वीं बीपीएससी के प्रश्न पत्र में शामिल इन 13 राज्य व्यवस्था के इन 13 प्रश्नों का एक विस्तार से अध्ययन किया। हमने न केवल ऑप्शंस देखे बल्कि हमने कोशिश करी कि जिससे भी संबंध, जैसे ये महान्यायवादी से संबंधित था तो महान्यायवादी के बारे में एक पूरा ओवरव्यू शॉर्ट टाइम में ले लें। वित्त आयोग से संबंधित हमने पूरा ओवरव्यू लिया। तो इसी तरीके से हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें और अपनी तैयारी को दमदार बनाए रखें, जिससे कि 67वीं बीपीएससी का जो ये री एग्जाम होगा उसमें आप सफल हों। ठीक है। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है आप यह जरूर बताएं, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।